अनपढ़ थी मैं, इतना पढ़ी लिखी नहीं थी। तो मेरी शादी जिस शख्स से की गई वो बहुत पढ़ा लिखा था, एम इकनॉमिक्स LLB और एम इंग्लिश उसने कर रखा था। 20 साल की एज में मैं बेवा समझ ले हो गई। मेरा एक भरोसा टूट गया था मर्दों से ना। तो मेरे अब्बू ने फिर मुझे कन्विंस किया, मेरा दोबारा निकाह हुआ। जिस शख्स से हुआ वो मुझसे 6 साल छोटे भी हैं, 6-7 साल, 1.5 साल वो बेड पे पड़े थे। उनका वॉशरूम भी बेड पे होता था। कई दफ़ा वो रोते बहुत थे, तो कई दफ़ा यूनिवर्सिटी में मुझे क्लास छोड़ के भी आना पड़ता था और रोना शुरू हो जाता था। तो एक दिन मैंने फैसला किया, उस्मा यार छोड़, सारी ज़िंदगी तूने इतनी क्राइसिस में गुजारी, इतनी मुश्किलें फेस की, छोड़ो फिर ख़त्म करो अपनी ज़िंदगी। जिस मेडिकल स्टोर पे आप काम करती थी, झाड़ू लगाती थी, वही मेडिकल स्टोर आपने ख़रीद लिया। ये 2 मरले का घर है, ये जो कमरा है ऊपर जहाँ पे इन्होंने सिलाई मशीनें वगैरह रखी हुई हैं, और नीचे हम इनको दिखाते हैं इनका सारा घर जो 2 मरले का, और उसमें 1 मरला इन्होंने डोनेट कर दिया गरीब मुस्तहिक लोगों को। आएँ ज़रा नीचे दिखाते हैं जी, उज़मा का ऑफिस भी दिखाते हैं, वो जो बना रही हैं। आ जाए। तो ये क्या है, ये ऑफिस है आपका? ये हमारा ऑफिस है। यहाँ पे लोग एडमिशन करवाने आएंगे जो मुझे इंटरव्यूज़ भी देना चाहते हैं, जिनके पास कोई स्किल है या जो भी कोई अपनी स्किल आके अपना टैलेंट शेयर करना चाहता है। इस ऑफिस में आके लोग बैठेंगे तो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे एडमिशन फॉर्म उनको मिलेगा, यहाँ पे एडमिशन होगा। मुख्तसरन नाजरीन को ये बताएं कि स्ट्रॉन्ग उज़मा क्या है, कैसे आपने ज़िंदगी का ये आगाज़ किया, कहाँ से आपको लगा कि मुझे ये सब करना चाहिए, और आज सारा मुल्क आपको जानता है। ज़रा मुख्तसरन बताइए अपनी स्टोरी। जी, मैं गांव से ताल्लुक़ रखती हूँ, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। अनपढ़ थे, सीधे साधे, कुछ पता नहीं था। लाहौर आ गए किसी, आपको पता है, फैमिली क्राइसिस की वजह से। यहाँ की दुनिया, यहाँ के लोग नहीं, कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन शुरू से पता नहीं अल्लाह ताला ने मुझे क्यों ऐसा बनाया था कि मैंने बहुत मेहनत की। अपने अब्बू के साथ 2-2 घंटे मैंने सुबह पैदल चलना, 2-2 घंटे शाम को। हम फैक्ट्री जाते थे, वहाँ पे गारमेंट्स का वो धागे वगैरह काटने का काम था, वो करते थे। तो हम वैन का उस टाइम किराया होता था, ये 1999 की बात है, 2 रुपये। तो हम 8 रुपये बचाने के लिए 4 घंटे पैदल चलते थे। मैं और मेरे बचाने के लिए 4 घंटे आप पैदल सफ़र करते अपने बाबा के साथ? जी, 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को छुट्टी होती थी, तो आ जाते थे। इस तरह करते करते हमने छोटा सा एक आशियाना बनाया, मेरी अम्मी अब्बू का घर। उसके बाद मेरी शादी हो गई। अनपढ़ थी मैं, इतना पढ़ी लिखी नहीं थी। तो मेरी शादी जिस शख्स से की गई वो बहुत पढ़ा लिखा था, एम इकनॉमिक्स LLB और एम इंग्लिश उसने कर रखा था, लेकिन वो बहुत बड़ा चीटर था, फ्रॉडिया था। वो लोगों के साथ फ्रॉड करता था, इस बात का हमें नहीं पता था। मेरी शादी उसके साथ कर दी गई। तो शादी के 3 माह बाद ही उसने ना अपने रंग उसने दिखाने शुरू कर दिए। लेकिन जो हम मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, ये माँ बाप खानदान यही चाहता है कि बेटी का घर बसा रहे, जैसे तैसे भी हो। घर बसना क्या था, उसने मेरा घर तो तोड़ा, साथ मेरे वालिदैन को भी तोड़ दिया। उनका छोटा सा एक 1.5 मरले का घर था, वो उस शख्स ने बेच दिया, ये कह के कि मैं अकेली रहती हूँ तो ये मेरे साथ ही आप सारे मिलके एक बड़ा कर लेते हैं। वो घर बेच के उन्होंने एक रेंट पे हमें घर ले दिया। बड़ी मुसीबतें देखी उसके अंदर। तो अल्लाह ने उनमें से मुझे एक बेटा दिया। बेटा जब हुआ उसके बाद वो सारा कुछ हमारा बेच के, हमारा सामान भी लोगों को दे के, तो हमें रोड पे छोड़ के भाग गया। फिर वो कितनी देर वो शादी चली थी? शादी मेरी 2 साल। मेरा बेटा उस टाइम 1 साल 3 माह का था, और शादी के ठीक 2 साल 3 माह बाद वो मैं छोड़ के चला गया। और आज तक नहीं उसने आपको टच किया कि मेरा बेटा है, वो बाप है? तो कभी कॉल नहीं आई उसकी? नहीं, उसके जाने के तकरीबन बाद में मैं पता चला कि उसकी एक रोड एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो गई। अच्छा। वो 50 से 55 लाख रुपए उस टाइम लोगों से लेके गया था। 2008 की बात है। इतना मकरूज था वो? जी। उस पता नहीं क्या करता था वो। तो हमें सारी फैमिली को, मेरे छोटे छोटे बहन भाई और मेरा बच्चा 3 माह का, इसको छोड़ के तो वो भाग गया। उसके बाद मैंने चारों तरफ देखा, मुझे अंधेरा ही नज़र आया। मेरे पास बड़ी ऑप्शन थी कि मैं खुदकुशी करती, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करती, घर वाले रुलते जो। मेरा घर टूटा कोई बात नहीं, उसको मेरे वालिदैन का घर नहीं तोड़ना चाहिए। मेरे वालिदैन मेरे साथ दर बदर, रेंट पे हमने घर लिया, लोगों ने मेरा राशन डाल के दिया, बुक एक दोस्त ने सड़क से हमें उठाया, 2 रातें हमने पार्कों में भी गुजारी ठंड के अंदर। तो मेरा बच्चा 3 माह का था उस टाइम। उसके बाद जनाब अली उसका पता चला, वो वापस घर आया, उसने माफ़ी वगैरह मांगी। उसने कहा ये तो बड़ा छोटा सा मैंने झटका दिया, आगे देखे मैं क्या करती हूँ। वो हमारे साथ फिर रहना शुरू हो गया रेंट वाले घर में। वहाँ से फिर उसने सारा सामान का सौदा करके फिर वो निकला, हमें रोड पे फिर बिठाया।
آپ کا بھائی نہیں کوئی تھا؟ میرے 2 بھائی ہیں چھوٹے ہیں مجھ سے. اچھا. سب سے بڑی گھر میں میں اچھا، ہوں. اچھا، اچھا. ایک چھوٹی بہن. ٹھیک. تو میرے والدین بھی بالکل ان پڑھ سے، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا. پھر اس کے ساتھ میں نے ٹھانی، میں نے کہا باہر نکلتی ہوں. کسی بھی جاب کو آپ نے حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے میٹرک ضروری ہوتا ہے. جی. میں پڑھی لکھی نہیں تھی، میٹرک نہیں تھی. بڑے دھکے میں نے کہا ایک اسکول میں مجھے ایک صفائی کا کام مل گیا. ٹھیک. تو میں وہاں پہ صفائی کرتی تھی اسکول میں جا کے. 10 مرلے کی وہ بلڈنگ تھی ڈبل سٹوری، اس کی میں صفائی کرتی تھی گھر والوں سے چوری. لیکن پھر میں نے ان سے کہا نہیں، میں دوپہر کو کیا کروں گا. میں صفائی کرتی تھی. اس کے بعد پھر مجھے ایک میڈیکل اسٹور پہ صفائی کا کام مل گیا. میں وہاں بھی صفائی کرتی تھی. تو اس طرح نا مجھے تھوڑے وہ پیسے جمع ہونے شروع ہو گئے. اس سے ہم نے گھر کا رینٹ بھی دینا. میرے ابو بھی کام کرتے تھے سبزی کا، بھائی بہن چھوٹے تھے وہ پڑھتے تھے. تو میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ میں نے نا اسٹینڈ لیا کہ میں نے اب کچھ کرنا ہے. میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. 20 سال کی ایج میں بیوہ سمجھ لے ہو گئی. اس کے بعد پھر میں نے ڈائریکٹ میٹرک کیا. کسی سے کوئی بک مانگ، کسی سے کچھ پڑھ، کسی سے ایک لفظ، کوئی میتھ کے جو کوسچن تھے ان کو زبانی یاد کر، اس طرح پارک کے اندر جا کے پڑھنا، کیونکہ سارے لوگ میری اسٹڈی کے خلاف تھے، ایون کہ میرے گھر والے بھی. میں بڑا پریشان کہ میں کیسے پڑھوں. پھر میں نے ایک پارک چنا، اپنے بیٹے کو آگے بٹھانا، چیزیں رکھ دینی، وہ کھیلتا رہتا تھا اور میں پڑھتی رہتی تھی. سارا دن مجھے لکھنا نہیں آتا تھا. لکھ کے میں نے پریکٹس کی اور میں نے میٹرک کی. شکر الحمدللہ میٹرک میں نے کلیئر کر لیا. اس کے بعد پھر میڈیکل اسٹور کے جو اونر تھے نا، انہوں نے مجھے پھر صفائی سے میڈیسن بتانی شروع کر دی. میری یعنی کہ ترقی ہو گئی کہ سویپر سے میں تھوڑا سا اوپر چلی گئی، میں میڈیسن پہ آ گئی. تو وہ مجھے میڈیسن کے نام بتاتے تھے، یہ ایسے دینی. میں کسٹمر بھی ڈیل کرنا شروع ہو گئی. اتنا مجھے اس کے اندر انٹرسٹ ہوا کہ 1000 میڈیسن کے نام میں نے زبانی یاد کر. تو بڑا مجھے انٹرسٹ ہوا کہ یہ تو بڑا اچھا کام ہے یہ. اس کے بعد پھر میں نے انٹر کیا. انٹر کر کے ساتھ میں نے ایک ہاسپٹل میں جاب کی. انٹر کرنے کے بعد میری منزل کلیئر ہو گئی، یعنی کہ مجھے اپنا فیوچر نظر آنا شروع ہو گیا. پھر میں نے کہا میں بی کام کروں. مجھے کسی نے کہا بی کام کریں، پھر میں نے بی کام کی. اور بی کام پارٹ 2 میں تھی تو میرا دوبارہ نکاح کیا. ٹھیک. بی کام پارٹ 2 میں آپ کا دوبارہ نکاح ہوا. اور یہ جو اسٹڈی آپ نے کی ہے، کوئی باقاعدہ ٹیچر ہائر کیا تھا، کیسے کی ہے؟ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا. میں جو میڈیکل اسٹور پہ ڈاکٹر صاحب بیٹھتے تھے وہ مجھے انگلش تو ویسے ہی آ گئی نا، میڈیسن پڑھ کے. میتھ مجھے نہیں آتا تو اس کو میں نے زبانی یاد کر لیا. باقی اردو میں لکھ لکھا کے اس طرح میں. تو انٹر بھی میں نے جو ہے نا وہ خود سے پارک کے اندر بیٹھ کے پڑھا. سارا دن میں پڑھتی تھی. جاب سے فارغ ہو گیا نا، ادھر میں پارک میں چلی جاتی تھی اپنے بیٹے کو لے کے. گھر والوں کو یہ پتا تھا یہ نوکری کرتی ہے. تو وہاں سے میں نے انٹر بھی کلیئر کر لیا. بی کام آ گیا. بی کام پارٹ 1 بھی میں نے پارک کے اندر بیٹھ کے سارا دن اسائنمنٹ بنانی. وہ مجھے پھر آتا گیا نا، ظاہر ہے، تو میں نے کر لیا. پارٹ 2 میں تھی ہماری سوسائٹی، لوگ رشتہ دار سارے اس کی شادی کریں، اس کی شادی کریں. پھر گھر میں لڑائیاں جھگڑے یہ وہ. تو پھر میں نے کہا تھا میں نے کسی پہ اعتبار نہیں کرنا. میرا ایک بھروسہ ٹوٹ گیا تھا مردوں سے نا. تو میرے ابو نے پھر مجھے کنونس کیا. میرا دوبارہ نکاح ہوا. جس شخص سے ہوا وہ مجھ سے 6 سال چھوٹے بھی ہیں، 6-7 سال چھوٹے ہیں، اور ان میرڈ، میرے ابو کے دوست کے بیٹے. تو ان میں سے اللہ نے پھر مجھے ایک بیٹی دی. تو میں بیٹی کو لے کے میں بڑا پریشان بھی ہوئی، روئی میں بہت کہ میں نے اپنے جب مقدر کو دیکھا نا، میں نے کہا میرے گھر بیٹی کیوں آئی. میں بڑا روئی. لیکن پھر میں نے شکر الحمدللہ کیا. اور 6 ماہ کی میری بچی تھی. پھر میں نے MBA میں ایڈمیشن لی. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. میں نے کہا میں نے پڑھنا ہے انشاءاللہ. واحد میرے شوہر تھے یہ جنہوں نے مجھے کہا کہ آپ پڑھو، ورنہ پورا زمانہ مجھے ڈی موٹیویٹ کرتا، ڈی گریڈ نہیں پڑھنا، پڑھائی میں کیا. لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری. اس نے مجھے کہا ٹھیک ہے آپ پڑھیں. MBA کی میری فرسٹ کلاس، بڑا ماحول یونیورسٹی کا، یہ وہ لوگ بڑے لش پائے، اور میں ایک سمپل سا انسان چلا گیا. تو وہاں کا CGPA کا چکر مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا. میں نے گھر آ کے بتایا ان کو. میں بڑی خوش، بڑی ایکسائٹیڈ. یونیورسٹی کی میں نے دہلیز چومی، اپنے ماتھے پہ لگائی کہ یہاں سے مجھے کچھ ملے گا انشاءاللہ. تو میں گھر آئی، میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا. میں نے کہا اس طرح نا وہاں پہ کچھ CGPA کا چکر چلتا ہے تو ہم نے بہت پڑھنا، ان کو فیس نہیں دینی. کہتے ہیں ہاں ٹھیک. اتنا ہی میں نے کہا ہے. تو وہ کہتے ہیں میرے سر میں پین ہو رہی ہے. میں نے کہا کیا ہوا ہے. وہ نیچے گر گئے، بے ہوش ہو گئے. میرے جو رینٹ پہ تھے نیچے بھائی، میں نے ان کو کہا ہاسپٹل فوراً لے گئے. تو وہاں پہ جاتے جاتے ان کو پیرالائز ہو گیا، ہیمریج ہو گئی. آپ کے سیکنڈ ہسبینڈ کو؟ تو میں ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا تو میری دنیا تو پہلے اجڑی ہوئی تھی، بالکل اندھیرا چھا گیا پوری دنیا میں، بلیک ہو گیا سب. میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے. بڑی میں نے اپنے آپ کو تسلی دی، لیکن کہاں. اگلے دن کو ان کو ہوش آیا تو ان کو دوبارہ ہیمریج ہوا. پھر وہ کومے میں چلے. 21 دن وہ کومے میں رہے. میری MBA کی فرسٹ کلاس. ہم دونوں نے 500 روپے سے پھر میڈیکل اسٹور بنایا.
वही मेडिकल स्टोर ओनर ने खाली करके वो कहीं चले गए। हम 500 जिस मेडिकल स्टोर पे आप काम करती थी, झाड़ू लगाती थी, वही मेडिकल स्टोर आपने खरीद लिया? जी जी खरीदा नहीं, वो ना अपना सामान लेके चले गए, तो खाली दुकान पड़ी हुई थी। जो डॉक्टर साहब बैठते थे उन्होंने कहा, उन्होंने 500 रुपया दिया, कहते हैं आप पैनाडोल ले आए। तो हम पैनाडोल का एक डिब्बा लेके आए, वो सेल किया, उसमें से 10-15 रुपये बचे, उसके साथ पॉन्स्टोन ऐड की। इस तरह करते करते फिर हम दोनों ने उसके ऊपर मेहनत की। मैं बड़ा खुश थी अपने हस्बैंड से, हम दोनों ने ना वो मिलके बनाया। लेकिन उसके अंदर माशाल्लाह माशाल्लाह वो तकरीबन 4-5 लाख तक पहुंच गया। इनको पैरालाइज हेमरेज हो गया, ऊपर से मेरी MBA की क्लासें, मेरी छोटी 6 माह की बच्ची, मेरा बच्चा, मेरे हस्बैंड को में और मेडिकल स्टोर। फिर मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई कि मैं अब करूं क्या। मैंने एक हफ़्ता बड़ा रोई, फिर मैंने अल्लाह से दुआ की, अपनी बच्ची के भी हाथ उठाए कि आप दुआ करो पापा ठीक हो जाएंगे। मुन्ने से भी आपने कहा कि मुन्ना बेटा आप दुआ करो पापा ठीक हो जाए। मैंने कहा, मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई, मैंने कहा 24 घंटे बहुत कम है, 48 घंटे होने चाहिए थे, मेरे से मैनेज नहीं हो रहा, 24 घंटों को कैसे मैनेज करूँ। वहाँ पे क्लासेस थी सुबह 8 से शाम 5 बजे तक, वो स्लॉट चलती थी सारा दिन। ये वो मेरे पास पैसे नहीं हैं, फीस के भी नहीं है, किराया नहीं है वैन का, क्या करूँ, कहाँ को जाऊँ। मैंने सुबह 4 बजे उठना, उठ के फटाफट नमाज़ पढ़ने के बाद अपने बच्चों के लिए नाश्ता बना के बेटे को कहना कि आपने बहनों को फीडर पिलाना है। साथ एक औरत थी, उसको एक कमरा फ्री दे दिया कि आप इसमें फ्री रहो, अपने बच्चों का, मेरे बच्चों को भी देख लेना। और मैं यूनिवर्सिटी चली जाती थी, मैं 6:30 घर से निकल जाती थी, आधा घंटा मैं पैदल चलती थी, 1-1.25 घंटा मैं वैन में सफ़र करती थी। यूनिवर्सिटी से क्लासेस लेकर 5 बजे वापस आके बच्ची को फीड करा के मैं जाके मेडिकल स्टोर खोलती थी रात 1 बजे तक। रात 1 बजे तक? जी। दिन को वो बंद रहता था, आप यूनिवर्सिटी जाते थे? हाँ, मैंने बोर्ड लिख के लगा दिया था कि ये मेरे हस्बैंड जो है वो हॉस्पिटल में, लोगों को पता भी चल गया, सारे लोग जानते थे। तो शाम 5 से रात 1 बजे तक खुला करें। तो मैं 5-5:30 खोलती थी, रात को 1 बजे छुट्टी करके घर आती थी, मेरे बच्चे सो जाते थे मेरी राह देख। आके मैं अपने आप को फ्रेश करके अपनी बुक्स खोल के पढ़ती थी MBA, क्योंकि आपको पता है MBA एक प्रोफेशनल एजुकेशन थी, कंपटीशन बड़ा था, बहुत ज़्यादा कंपटीशन। उसके बाद फिर मैं सो जाती थी, मुझे नहीं पता 1.5 से 2 घंटे मुझे नींद आती थी। उसके बाद फिर ऐसे रूटीन, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड 21 दिन के बाद कोमे से बाहर आ गए। अल्लाह ने करम किया, पता नहीं किसकी अल्लाह ने दुआ सुनी, डॉक्टर ने उनको छुट्टी दे दी, वो घर आ गए। 1.5 साल वो बेड पे पड़े थे, उनका वॉशरूम भी बेड पे होता था। कई दफ़ा वो रोते बहुत थे, तो कई दफ़ा यूनिवर्सिटी में मुझे क्लास छोड़ के भी आना पड़ता था, वो रोना शुरू हो जाते थे। डिसाइड हो गए थे 22-23 साल का लड़का, उसको अटैक हो जाए, हेमरेज पे उसका सारा जिस्म रहे। फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि 1.5 साल के बाद वो चलना शुरू हुए, फिर वो मेडिकल स्टोर पे जाना शुरू हुए। तो मुझे फिर ना एक बीमारी लग गई, क्योंकि मैंने सफ़र बहुत किया ज़िंदगी में, मैंने टेंशनें बड़ी ली, मैंने अपनी डाइट, मेरे पास पैसे नहीं होते थे खाने पीने के, मैं भूखे रह के सारा दिन यूनिवर्सिटी में मेरा भूखा गुजरता था, किराया नहीं होता था, कई दफ़ा मुझे पैदल चलना पड़ता था। तो उस वजह से बच्ची को भी फीड कराना, तो मुझे बीमारी लग गई, आर्थराइटिस में पेशेंट है। ये कब से आपको ये मेरे MBA का मेरा 3rd लास्ट सेमेस्टर में हुई थी। और अब मैं लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगी, प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं आपको तंदुरुस्ती दे? जी। इसी बीमारी के साथ फिर मैंने इतना देखा, इतनी पेन कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरा MBA का लास्ट सेमेस्टर था, तो मुझे एक बड़ी अच्छी जॉब मिली, असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर की एक कंपनी के अंदर। मैं बड़ा खुश, और मेरा MBA का लास्ट सेमेस्टर था, वो मैं जॉब पे गई। अल्लाह ने कहा भी एक और इम्तिहान बाकी है, तो 2 माह हुए थे मुझे जाते हुए, तो मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, उनकी टांग टूट गई। बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, उनकी फिर टांग टूट गई। और इतना सर्वाइव किया आपने। अच्छा, तो बेड पे मैंने कहा अब क्या करूं। फिर जॉब को मैंने रिज़ाइन किया, मैंने कहा ये आपकी नौकरी है, नौकरियां बढ़ी अब, क्योंकि अब हम पढ़ लिख गए, कोई मसला नहीं। मैंने फिर स्ट्रेटजी बनाई। नहीं, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ। इस माशरे में, पाकिस्तान में तो पढ़े लिखे लोग जो है ना, वो तरसते हैं कि यार जॉब मिल जाए, इतनी अच्छी जॉब, और आपको इतनी उम्मीद थी कि आपको दोबारा जॉब मिल जाएगी। मैंने कहा मैं अपना अगर बिज़नेस ही अब ख़त्म हुआ, ये वापस नहीं आएगा, जो हम दोनों ने इतनी मुश्किलों से बनाया 500 रुपये से। जॉब तो मुझे हज़ारों मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं, कि मैं कौन सा अनपढ़ हूँ या मेरे पास स्किल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे चाइनीज़ लैंग्वेज भी आती है, चाइनीज़ का मैंने कोर्स कर लिया। तो मैंने फिर स्ट्रेटजी बनाई, अपने हस्बैंड को अपने ससुराल में छोड़ा कि आप इधर रहें, उनको कहा कि इनको संभालें। सुबह बच्चों को 7 बजे लेके निकलना, उनको स्कूल छोड़ के 8 बजे मेडिकल स्टोर खोलना, रात 1 बजे बंद करना। और ये कितनी देर ऐसा आपने किया? 8 महीने। मेरे हस्बैंड फिर ठीक हुए। नींद कैसे पूरी, सेहत का ख्याल के इसी वजह से आप बीमार हुई? इसी वजह से मैं बीमार हुई।
फिर मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो अब जाते हैं। फिर मैं इतना बीमार हो गई, इतनी मुझे पेन होनी शुरू हो गई कि मेरा बेटा मुझे नहलाता, वही मुझे खाना भी, मेरे से पानी नहीं पिया जाता। तो एक दिन मैंने फ़ैसला किया, उस्मा यार छोड़, सारी ज़िंदगी तूने इतनी क्राइसिस में गुजारी, इतनी मुश्किलें फेस की, छोड़ो परे, ख़त्म करो अपनी ज़िंदगी। एक लेवल आया, मैं उस लेवल पे चली गई, मैं सुसाइड करने लगी। इतना कुछ ज़िंदगी में करके कामयाब हो के क्यों डिसाइड हुई? पेन से तो यहाँ तक मेरे से पानी भी नहीं बह, अब भी मेरा गला आपको लग रहा होगा ख़राब, मेरे से पानी भी नहीं पिया जाता। तो मैं करंट को हाथ लगाने लगी। तो मेरा बेटा माशाल्लाह वो बड़ा ही डिसेंट बच्चा है, बड़ा इंटेलिजेंट है। साथ वाले हमसाए फटाफट आगे उन्होंने मुझे पकड़ लिया, कहते हैं आप इतनी, आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी, इतनी स्ट्रगल आपने की, आप क्या कर रही? मैंने कहा ये पेन से छुटकारा। तो फिर मेरे बेटे ने मुझे कहा मामा आप ऐसे करें, यूट्यूब पे एक चैनल बनाएं। मैंने कहा वो क्या होता है? मुझे यूट्यूब का कुछ अता पता नहीं, अलिफ बे नहीं पता। कहते हैं आप यूट्यूब पे चैनल बनाएं, इस बेस पे जब यहाँ से कभी अल्लाह ने इनकम दी ना, इनकम भी आती है, तो उसके पैसे आप लोगों के ऊपर खर्च करेंगी, कोई आपके लिए दुआ करेगा और आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। माशाल्लाह। अच्छा, ये मशवरा इनका जी स्ट्रॉन्ग उज़्मा के नाम से यूट्यूब चैनल है, ये डिज़र्व करती हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम लोगों से, यार हम सारा कुछ देखते हैं, हल्ला गुल्ला भी, बेमकसद चीज़ें भी देखती हैं, इन्होंने तो एक अच्छे मकसद के लिए चैनल बनाया है और ये 70% डोनेट कर रही हैं उन लोगों को, उन बच्चियों को जो हम देखते हैं कॉल गर्ल्स बन जाती हैं या सुसाइड कर लेती हैं। ये उन बच्चियों के लिए सहारा बनी हुई हैं। तो इनको दिल खोल के इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, इन्हें सपोर्ट करें, ये हकदार हैं। जी तो मजीद आप क्या फरमा रही थी? तो वो फिर चैनल उसने कहा, मैंने कहा इसके ऊपर हम करेंगे क्या? हमारे पास एक टूटा सा मोबाइल था। कहता मामा आप बोलेंगे मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा, उसको एडिट सब कुछ मैं करूंगा, मुझे आता है ये काम। तो मैंने बोलना, कई दफ़ा उसको मेरे से मार भी पड़ती थी, वो मुझे भूल जाता था, कोई फेरी वाले आ जाते थे घर में, कुछ तो वीडियो बनती नहीं। फिर मैंने उसके ऊपर अपनी स्टोरी बतानी शुरू की, उससे मेरा एक कमेंट फिर क्लिक हो गया, किसी ने मेरा कमेंट क्लिक कर लिया कि ये कुछ है। फिर मेरा इस तरह लोगों ने इंटरव्यू किया, तो पूरी दुनिया को फिर मेरी स्टोरी दिखाई गई। ARY ने मुझे बुलाया, समा न्यूज़, 24 न्यूज़, सिटी 42, सारी दुनिया आई कि लोग तो हिम्मत करते ही नहीं, आपने इतनी मुसीबतें देख के फिर भी आप स्टैंड हैं। तो आप ये वाकई स्ट्रॉन्ग उज़्मा ही हैं। आप लोगों ने देखा है जी, इंसान डिसाइड हो जाता है। जितने क्राइसिस इन्होंने ज़िंदगी में देखे हैं, और एक फ़ीमेल होके हमारे सोसाइटी में, पाकिस्तान में जीना बहुत मुश्किल होता है। घर वाले नहीं जीने देते जी, बाहर के लोग तो बड़ी दूर की बात है। हम आपकी अज़मत को सलाम पेश करते हैं, आप हकदार हैं। लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं खुद कर रहा हूँ कि जितने सब्सक्राइबर मेरे भी हैं ना, वो इनको भी फॉलो करें। ये बहुत नेक काम कर रही हैं और स्पेशली इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्ती दे। इनके 2 बच्चे हैं जी, वो बेटा भी हमें ज़रा दिखाएं जिसने मशवरा दिया था, आज आप यूट्यूबर हैं। जी मैं दिखाती हूँ। अच्छा, मैं अपने बेटे से मिलवाती हूँ आपको। सारा काम मेरा बेटा ही करता है। वो टूटा मोबाइल हमारे लिए बड़ा लकी है, कोई हमारे पास कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह दार रोटी अल्लाह दे रहा है, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। मुझे कोई बंगले, कोई गाड़ियाँ चाहिए। फिर ये जो 2 मरले का मेरा घर था, ये आइडिया आया, मैंने कहा कुछ करना चाहिए। 70% तो हमने दे दिया यार, कुछ होना चाहिए। मैंने कहा 4 कमरे हैं, हम 2 में छोटे छोटे कमरों में गुजारा कर रहे हैं, ये हमने रेंट पे दिया हुआ है, तो अब हमारे घर की किस्तें भी उतर गई। मैंने कहा क्यों ना हम कुछ करें। एक लेडी आई रोती हुई, कहती मैं बहुत प्रोफेशनल टेलर हूँ, तो आप ऐसे करें मुझे कहीं जॉब दिलवा दें। मैंने कहा मेरे घर में जॉब कर लें। कहती कैसे? मैंने कहा मैंने आधा घर जो है ना वो गरीबों के नाम किया। ये 2 मरले का घर है? ये 2 मरले का, 1 मरला मेरे नाम पे है, 1 मरला मेरे हस्बैंड के नाम पे है। बड़ी मुसीबतों से बनाया। मैंने फिर अपने हस्बैंड से कहा कि आधा घर जो मेरा, कहते जी। मैंने कहा जिसको मर्जी दे दूँ, कहते जिसको मर्जी। तो फिर ये मैंने आधा घर, 1 कमरा बच्चियों के लिए, वो मशीनें लगा दी, ब्यूटिशन का कोर्स, 3 माह का सिलाई का कोर्स होगा, जो बच्ची यहाँ से सिलाई सीख के जाएगी उसको एक सिलाई मशीन गिफ्ट की जाएगी, साथ कुछ पैसे दिए जाएंगे ताकि वो अपना जाके मेडिकल स्टोर है आपका, कितनी मालियत का सामान है उसमें? इसमें इस वक्त इंशाल्लाह ताला उसके माशाल्लाह उसके अंदर है, हम माशाल्लाह कहेंगे इस टाइम माशाल्लाह उसके अंदर 15 से 18 लाख की मेडिसिन है। ये 500 से आपने आगाज़ किया था और ये 18 लाख तक कितने अरसे में आप पहुँची हैं? 4.5 साल में। 4.5 साल में, माशाल्लाह। मैं जी एक आई विटनेस हूँ इनका। मैं इसलिए बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल इनकी नीयत साफ़ है और अच्छे मकसद के लिए ये काम भी कर रही हैं। ये सिर्फ यूट्यूब चैनल पे आके कह नहीं रही कि ये कर रही हैं। मैंने एक स्टोरी की थी
میرے چینل پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں پنجاب بیورو ٹی وی پہ. ایک ماں نے اپنی ہی بچیوں کو زہر دینے کی کوشش کی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ نقاب میں وہ محترمہ ہیں, بہن ہے, ان کا میں نے انٹرویو کیا تھا. انہوں نے عظمیٰ بہن نے یہ وہ انٹرویو دیکھا, یہ ان کے گھر گئیں اور انہوں نے ان کو جا کے کہا کہ ہم آپ کا گھر بھی بنائیں گے. انہوں نے ان کے حالات دیکھے کہ ان کے بچے سارے کمزور اور بیمار تھے, وہ حقدار تھی, اور یہ ان کا اب گھر بنا رہی ہیں, اور ان کو اوپر جو انہوں نے ہم آپ کو دکھاتے ہیں سلائی مشینیں وغیرہ, ان کو جاب بھی یہاں وہاں اپنے گھر میں دے رہی ہیں. اور مجھے اسما نے فون کر کے بتایا کہ عظمیٰ آئی تھی کوئی عورت, اور وہ ہمیں ہمارا گھر بنا رہی ہیں, اور انہوں نے مجھے جاب بھی آفر کی ہے. یہ میں نے خود, میں اب ان سے ملا ہوں آج, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی ایک سٹوری تھی, میں وہاں گئی تھی, تو مجھے یاد ہے کہ یہ وہ عظمیٰ ہے, یہ ماشاءاللہ گراؤنڈ ورک کر رہی ہیں, پریکٹیکلی جا رہی ہیں اور لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیک مقصد میں کامیاب کرے. یہ ہمت و عظمت کی مثال ہے. بریو بچی ہیں, بہنیں ہماری, ان تمام بچیوں کے لیے جو سوسائڈ کر لیتی ہیں یا غلط ایکٹیویٹیز میں چلی جاتی ہیں کہ پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے. یہ ایک عورت ہے اور انہوں نے کیسے اس معاشرے میں فائٹ کر کے خود کو سٹینڈ کیا, آج ان کو سارا ملک جانتا ہے. امید ہے آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اس ویڈیو میں. مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.